राम राम सभी को। हजारों वर्षों से महाकुंभ का मेला संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति और भारतीय अखंडता का संदेश देता है। वर्ष 2025 का महाकुंभ मेला संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति और भारतीय अखंडता के साथ साथ दो नई शिक्षाएं भी देता है। पहली शिक्षा, अगर आप एक सुंदर महिला हैं तो आप न केवल महामंडलेश्वर की शिष्या बन सकती हैं बल्कि बिना संन्यास लिए उनके रथ पर भी आरोहण हो सकती हैं। दूसरी, अगर आप सुंदर होने के साथ साथ फेमस भी हैं तो आप सीधा महामंडलेश्वर भी बन सकती हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ सुनी होगी कि एक जमाने की सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी इस महाकुंभ में महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने संन्यास ले लिया है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का एक सवाल था कि ममता कुलकर्णी की कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उन्होंने संन्यास धारण किया। आज के इस वीडियो में हम ममता कुलकर्णी की ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अवेलेबल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को हुआ है और जो उनका समय बताया जाता है वो 12 बजे का बताया जाता है। 12 बजे का जो समय नॉर्मली सोशल मीडिया पर लिया जाता है वो एक अप्रॉक्सीमेटली टाइम लिया जाता है, जो कि अगर आप देखेंगे सभी सेलिब्रिटीज़ का वही टाइम लिया जाता है। किंतु नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार हम जो जन्म कुंडली बनाते हैं वो बनाते हैं जीव लगन के आधार पर, ना कि व्यक्ति के जन्म समय के आधार पर। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में IIT बाबा और हर्षा की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। वहाँ पर बहुत सारे मित्रों ने कमेंट में ये पूछा कि आपने जन्म समय कहाँ से लिया। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा। आप उन कुंडलियों के ऊपर लिखा देखेंगे कि मैंने वहाँ पर लिखा है नाड़ी कुंडली जीव कुंडली, अर्थात जो जन्म समय लिया गया है वो लिया गया है जीव लगन के आधार पर। तो जीव लगन के आधार पर ही आज मैं ममता कुलकर्णी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सोशल मीडिया पर जो उनकी डेट ऑफ बर्थ मिलती है वो 20 अप्रैल 1972 है और 12 बजे का समय है, जिस हिसाब से उनका कर्क लगन उदय होता है। किंतु जब हम नाड़ी कुंडली बनाते हैं तब यहाँ पर वृषभ लगन उदय होता है, क्योंकि जीव कारक शुक्र वृषभ राशि में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो इस कुंडली के संन्यास योग के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि क्यों इस लेडी ने संन्यास लिया। फिर हम बात करेंगे क्यों ये एक एक्ट्रेस थी, क्यों इनके जीवन में इतने सारे चैलेंजेस आए और क्या इनका लाइफस्टाइल रहा होगा। ठीक है, तो संन्यास लेने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी, जब मैंने हर्षा की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था, IIT बाबा की जन्म कुंडली का भी विश्लेषण किया था, तब मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि किसी व्यक्ति के मन में संन्यास की भावना को जन्म देता है, किसी व्यक्ति को वैराग्य मार्ग की ओर ले जाता है। जब भी किसी जन्म कुंडली में केतु का संबंध जीव कारक शुक्र फीमेल होरोस्कोप में और मेल होरोस्कोप में गुरु और कर्म कारक शनि के साथ में बनता है, तब ऐसा व्यक्ति संन्यास मार्ग की ओर अग्रसर होता है। साथ ही साथ चंद्र हमारे मन के कारक हैं। किसी व्यक्ति के मन में जब तक संन्यास की भावना नहीं आएगी तब तक वो संन्यास मार्ग की ओर बढ़ेगा कैसे। तो यानी कि चंद्र के ऊपर केतु का प्रभाव हो और शनि शुक्र के ऊपर फीमेल होरोस्कोप में केतु के प्रभाव आए, तब मन से सन्यासी चंद्र केतु और शनि केतु कर्म से सन्यासी और शुक्र केतु अर्थात जीव स्वयं संन्यास धारण कर ले, तब ऐसी स्थिति बनती है। अब अगर आप ममता कुलकर्णी की जन्म कुंडली देखेंगे तो इनकी जन्म कुंडली में चंद्र और केतु युति से बैठे। चंद्र और केतु का युति संबंध यह दिखाता है कि यह महिला मन से कहीं ना कहीं वैराग्य रखती है। अब प्रश्न आता है, अगर ये मन से वैराग्य रखती है तो क्यों ये एक समय एक्ट्रेस थी, क्यों एक समय इसका नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया। तो यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक समय वैराग्य की भावना नहीं थी, बाद में इसके अंदर वैराग्य की भावना आई। तो सबसे पहले उस चीज को समझ लेते हैं, क्यों इस लड़की के अंदर एक समय चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया के प्रति आकर्षण था। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में बैठे हैं, शुक्र वृषभ राशि में बैठे हैं और शुक्र के ही त्रिकोण में राहु है। नाड़ी ज्योतिष कहती है जब भी किसी स्त्री पुरुष की कुंडली में शुक्र राहु का योग होता है तो यह माया योग है। ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं माया मार्ग पर भेजता है। ऐसे व्यक्ति को ग्लैमरस लाइफ स्टाइल पसंद होता है, ऐसे व्यक्ति को चकाचौंध पसंद होती है, ऐसे व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की, नेम फेम की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो जन्मकालीन स्थिति तो क्या है, शुक्र और राहु का त्रिकोण संबंध बन रहा है। तो ये दिखाता है कि ये
संन्यास मार्ग की ओर नहीं जाएगी, किंतु वास्तविकता वर्तमान में ही है कि संन्यास मार्ग की ओर गई है। तो इसके लिए हमें देखना होगा गोचर और प्रोग्रेशन, क्योंकि गोचर और प्रोग्रेशन ही बताएंगे कि क्या ये जीवन में कभी संन्यास मार्ग की ओर जा सकती है। क्योंकि चंद्र केतु ने हमें ये तो दिखाया कि इसके अंदर वैराग्य की भावना है। अब ठीक है, ग्लैमर इसको पसंद है। किसी भी व्यक्ति के ना दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है जो दुनिया को दिखता है और एक कैरेक्टर होता है जो वो अंदर से है। तो शुक्र और राहु का यह संबंध दिखाता है कि ये पूरी दुनिया में जो दिखती है वो एक ग्लैमरस लड़की दिखती है, जो उसे चकाचौंध पसंद है, किंतु मन के ऊपर केतु का प्रभाव है। तो मन से ये बहुत ज़्यादा अकेली है, मन से ये वैराग्य की तलाश में है, मन से सुकून की तलाश में है, शांति की तलाश में है। तो क्योंकि शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव था, तो एक समय ये चकाचौंध पसंद करती थी और अंदर से फिर भी ये अकेली थी। आप किसी स्त्री पुरुष की कुंडली देखना, जिसकी भी कुंडली में चंद्र और केतु का संबंध होगा, ऐसे लोग मन से बहुत अकेले होंगे। ऐसे लोग मन से हमेशा शांति की तलाश में घूमेंगे। और मन से जब कोई व्यक्ति शांति की तलाश में घूमता है ना, तो जीवन में जब भी उस तरह के गोचर बनते हैं, उस तरह के प्रोग्रेशन आते हैं कि केतु से जीव कारक ग्रह का और कर्म कारक ग्रह शनि का संबंध बनता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वो वैराग्य की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। साथ ही साथ चंद्र केतु का एक दुष्प्रभाव ये भी होता है कि ऐसे व्यक्ति ओवर थिंकर होते हैं, जिस वजह से इनके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो वो इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वे कई बार जीवन से भागने की कोशिश करते हैं। चंद्र केतु का योग किसी व्यक्ति के कुंडली में होता है तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगते हैं। चंद्र केतु का योग किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो ऐसे लोग गीता का ज्ञान पढ़ने लगते हैं, रामायण पढ़ने लगते हैं, धार्मिक साहित्य बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, उनमें उनकी रुचि आती है। अर्थात ऐसे साहित्य जो कि उनको वैराग्य से, संसारिक माया से दूर लेकर जाने की कोशिश करे। चंद्र केतु का योग किसी व्यक्ति की कुंडली में मिलेगा तो आप देखेंगे ऐसे लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करेंगे, योग बहुत ज़्यादा करेंगे। तो यानी कि एक समय इनके अंदर ग्लैमर था और चंद्र केतु के प्रभाव से साथ ही साथ वैराग्य था। वो गाना एक मुझे याद आता है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है पर इस दिल में तन्हाई पलती है। तो वही स्थिति इनके साथ है कि शुक्र और राहु का त्रिकोण संबंध जो ग्लैमर दे रहा है और चंद्र केतु का युति संबंध जो कि आध्यात्म दे रहा है। अब आप देखेंगे, आप इस IIT बाबा की कुंडली में भी देखेंगे, इसमें मैंने आपसे कहा था कि शुक्र और राहु का संबंध है, तो ये भी इसको माया मार्ग की ओर ले जाएगा। किंतु इस कुंडली में चंद्र का केतु के साथ में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, किंतु गुरु के द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, तो इसने इसको डिवोशन की तरफ, आध्यात्म की तरफ जाने की इच्छा दी। और इसी योग ने, क्योंकि चंद्र के ऊपर केतु का प्रभाव आ गया, मन के अंदर वैराग्य, तो इनको भी आध्यात्म मार्ग की ओर जाने की इच्छा दी। अब आप देखिएगा हर्षा ऋषारे की कुंडली भी देखिएगा। हर्षा की भी कुंडली में क्या है, शुक्र के त्रिकोण में राहु है। तो ये भी वर्तमान में ग्लैमरस लाइफ स्टाइल पसंद करती है, एक होस्ट है, एंकर है। अब इसकी कुंडली में आप देखिएगा ना शनि का किसी प्रकार से संबंध बनता है केतु से, ना शुक्र का किसी प्रकार से केतु के संबंध बनता है, ना चंद्र का बनता है। तो इसलिए इस कुंडली में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह संन्यास नहीं लेगी, और आपने देखा थोड़ा सा विरोध होते ही ये भाग खड़ी हुई। हमारे देश की जनता ने इसको फॉलो किया, जबरदस्त करके फॉलो किया। आज इसके 2 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स हैं, जो कि करीब 4-5 लाख थे इंस्टा पर। तो इसको नेम फेम सक्सेस तो मिल गई। अब ये तो खैर फॉलो करने वालों के ऊपर बात है, वो क्या चीज़ फॉलो करना चाहते हैं, है ना। तो ये आपने देखा कि अगर इसका विरोध हुआ भी तो इसको संन्यास ले लेना चाहिए था, मगर इसने संन्यास नहीं लिया, क्योंकि तीनों में से किसी भी ग्रह पर केतु का प्रभाव नहीं है। तो इस योग ने इसको संन्यास नहीं लेने दिया। जबकि ममता कुलकर्णी ने शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव था, चकाचौंध देखी, किंतु चंद्र केतु के प्रभाव में इसने संन्यास धारण कर लिया। अब बात आती है कि भाई ये कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति किस एज में संन्यास ले सकता है, क्यों ले सकता है। तो देखिएगा, इसके लिए नाड़ी ज्योतिष में ना प्रोग्रेशन का यूज किया जाता है, ग्रहों के प्रोग्रेशन। अब मैंने आपको 3 मुख्य ग्रह बताए, शनि, शुक्र और चंद्र। तो चंद्र तो ऑलरेडी यहां पर केतु के साथ में बैठा है। अब हमें देखना है शनि, अर्थात कर्म से सन्यासी हो जाना। कर्म से कोई व्यक्ति सन्यासी कब होगा, जबकि वो पूरी तरह से सन्यास मार्ग को धारण कर लेगा, जब वो भगवा चोला पहन लेगा। अब आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शनि 11 डिग्री का है। शनि का एक राशि में प्रोग्रेशन होता है 30 ईयर्स का। शनि यहाँ पर 11 डिग्री का है, तो यहाँ पर शनि कितने वर्ष प्रभाव देगा,
19 वर्ष। ठीक है, अगले 30 वर्ष यहाँ पर, तो 30 + 19 अर्थात 49। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी जो एट प्रेजेंट एज है 53 की है, यानी कि 49 के बाद जब शनि इनका कर्क राशि में प्रभाव देगा तो चंद्र केतु अर्थात मन और आध्यात्म से इनका कर्म मिलेगा और इनके अंदर वैराग्य की भावना का जन्म होगा। यानी कि मोटा मोटा कह सकते हैं कि 50 के आसपास इनके मन में वैराग्य की भावना का जन्म हुआ और इन्होंने वर्तमान में संन्यास धारण किया। सेम स्थिति अगर आप शुक्र से देखेंगे तो शुक्र का प्रोग्रेशन भी इस समय चंद्र केतु के कंट्रोल में आ रहा है, जिस वजह से कर्म से, जीव से और मन से इन्होंने संन्यास मार्ग धारण किया। हालांकि ये तो अखाड़े के ऊपर बात है कि उन्होंने इसको डायरेक्टली महामंडलेश्वर बना दिया। जैसे कि मैंने कहा कि एक नई शिक्षा मिली है कि आप पहले संन्यास मार्ग की ओर आइएगा, पहले आप अपने मन को साधिएगा, पहले आप वो योग्यता प्राप्त कीजिएगा कि आप एक महामंडलेश्वर बन सकते हैं। किंतु चकाचौंध की दुनिया है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि यह महाकुंभ केतु का नहीं राहु का है। महाकुंभ सामान्यतः होता है केतु का, क्योंकि साधुओं का मेला है, आध्यात्म का मेला है। किंतु इस बार राहु का प्रभाव अधिक है क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुका है इसका और लोग वायरल हुए जा रहे हैं। तो राहु का प्रभाव है, तो अखाड़े ने इनको डायरेक्ट महामंडलेश्वर बना दिया, इनको केतु में घुसने ही नहीं दिया कि आप संन्यास लो, 2 4 5 साल आध्यात्म को समझो, आपके पास नॉलेज है या नहीं है, आपने शास्त्रों का बहुत गहरा अध्ययन किया है नहीं किया है, आपको संन्यास की भी पूरी जो नियमावली है वो भी पता है या नहीं है, आप सीधा महामंडलेश्वर बन जाओ, क्योंकि पैसा है, नेम फेम है, सक्सेस है, राहु का प्रभाव है, तो वो इस योग ने दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिएगा, इनके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि इस जन्म कुंडली से पूरी तरह से वेरीफाई होता है। अब आपके मन में भी आएगा ना कि भाई आप जो है जन्म समय नहीं लेते, फिर हम आपकी कैसे विश्वास करें कि कोई कुंडली करेक्ट है। तो देखिएगा, जो मैं योग बताता हूँ ये सारे के सारे योग के ऊपर पहले से वीडियो है, चंद्र केतु के योग के ऊपर पहले से वीडियो है, शनि शुक्र के योग पर पहले से वीडियो है, मंगल शुक्र के योग पर पहले से वीडियो है, शुक्र राहु के योग के ऊपर पहले से वीडियो है। सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, इनके मैंने फल बताए हुए हैं, किस तरह से ये योग अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इनके पिता ऑफिसर थे, तो जब हमें किसी के पिता के बारे में जानना हो तो हम नाड़ी ज्योतिष में सूर्य को लगन बनाते हैं, सूर्य किस राशि में बैठे हैं और सूर्य से दशम भाव के स्वामी कौन है, सूर्य से दशम भाव के स्वामी किस ग्रह के साथ में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, वो सारी स्थिति बता देती है कि पिता का प्रोफेशन क्या होगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो आप देखेंगे सूर्य यहाँ पर मेष राशि में बैठे हैं, उच्च कंडीशन में बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि पिता का इस जातिका के जन्म के समय एक अच्छा खासा स्टेटस रहा होगा। ठीक है, किसकी राशि में बैठे हैं, तो मंगल की राशि में बैठे हैं, तो मंगल की राशि में बैठे हैं तो मंगल का कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा। मंगल का प्रभाव क्या होता है, आर्मी, पुलिस या फिर मेटल इंडस्ट्री। ठीक है, अब एक मोटा मोटा आइडिया लगा कि पिता कहीं आर्मी से, पुलिस से या मेटल इंडस्ट्री से हो सकते हैं। अब हमें वास्तव प्रोफेशन अगर पिता का जानना है तो हमें देखना होगा सूर्य से दशम भाव। अब सूर्य से दशम भाव में कौन बैठे हैं, राहु बैठे हैं, तो अर्थात पिता का जो भी प्रोफेशन होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं गुंडे, मावाली या फिर उस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं सूर्य से दशम भाव के स्वामी कौन है। सूर्य से दशम भाव के स्वामी है शनि, जो कि मंगल के साथ युति में बैठे हैं। तो शनि पिता का कर्म और मंगल आर्मी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें एक साथ कंफर्म हो गई कि सूर्य मंगल की राशि में बैठा है, सूर्य से दशम भाव का स्वामी मंगल के साथ में बैठा है, तो कहीं ना कहीं पिता का जो प्रोफेशन होगा वो मंगल से रिलेट करने वाला होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पता चलता है कि पिता आर्मी में या पुलिस में हो सकते हैं। ठीक है, अब एक बड़ी चीज़ की, इनका विवाह नहीं हुआ। अब विवाह नहीं हुआ तो ऐसे में जीव लगन से सप्तम भाव के स्वामी और मंगल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि जीव लगन से सप्तम भाव के स्वामी मंगल खुद से हैं। ठीक है, जीव लगन के सप्तम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है और राहु का प्रभाव है। राहु, मंगल, शनि, इनका प्रभाव है। तो आप देखेंगे जब भी किसी फीमेल के होरोस्कोप में मंगल के ऊपर शनि राहु का एक साथ प्रभाव आता है तो ऐसी फीमेल की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती ही होती है। अब मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है तो यानी कि इनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आए होंगे। जो भी लड़के इनकी लाइफ में आए होंगे उनसे इनको प्रेम नहीं मिला होगा, केवल एक फिजिकल हैरेसमेंट मिला होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जो प्रेम भाव है
पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, वो अपनी नीच राशि में बैठे हैं, किसी भी प्रकार से बुध का नीच भंग नहीं हो रहा। तो पंचम भाव प्रेम का भाव, उसका स्वामी नीच है, अर्थात प्रेम का अभाव है, और पति का कारक मंगल शनि और राहु के प्रभाव में, तो ये इनको वैवाहिक सुख में बाधा बनता है। साथ ही साथ अगर हम नवांश देखते हैं तो मंगल नवांश कुंडली में नीच के बैठे हैं, तो ये स्थिति दिखाती है कि इनके जीवन में विवाह का सुख नहीं है, अगर शादी होती भी तो चलती नहीं। और एक चीज़ है कि मैं मोस्टली मानता हूँ जितने भी ये एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनके लिए शादी होना या ना होना एक ही बात है, क्योंकि फिजिकल रिलेशन मल्टीपल होते हैं। तो एक सिविलाइज्ड पर्सन के लिए तो रिलेशन में जाना तभी होता है जब वो शादी कर लेता है। फिजिकल रिलेशन उसके लिए होता है विवाह। और अगर स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखें, ज्योतिष की नज़र से देखें, तो आपने किसी के साथ एक बार फिजिकल रिलेशन बना लिया तो आपने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया, वो आपके विवाह में आते ही आता है, और वो लगातार आपके यहाँ पर ब्रेकेज मिलते हैं, क्योंकि 5 और 7 के स्वामी दोनों यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो इस तरह से तो ये पता चलता है कि इनके क्या पिता का प्रोफेशन है और क्या इनकी मैरिड लाइफ का स्टेटस है, और क्यों इन्होंने यहाँ पर इस समय संन्यास लिया। अब पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग, जब मैंने IIT बाबा की बनाई थी, तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है IIT बाबा से और क्या हर्षा से प्रॉब्लम है। देखो भाई, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो जन्म कुंडली बता रही है केवल वो एनालिसिस कर रहा हूँ। मुझे ना ममता कुलकर्णी से कोई मतलब है, ना IIT बाबा से, ना हर्षा से, जो है सामने बता रहा हूँ। और IIT बाबा के लिए सीधी सी बात है, आप देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पर गुरु केतु और मंगल के बीच में बैठा है, मंगल राहु और चंद्र का जिस तरह से त्रिकोण बन रहा है, ये स्थिति दिखाती है कि ये व्यक्ति नशेड़ी है, गंजेड़ी है, साफ कह रहा हूँ, और किसी ना किसी तरह के एडिक्शन में। ठीक है, अभी तो वायरल हुआ है, महाकुंभ का समय है, महाकुंभ के बाद ये गायब हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक दिन किसी तरह से इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ कि सुल्फा पी के कहीं पड़ा है या पुलिस उठा के ले जा रही है, क्योंकि वो उस तरह की स्थिति बनती है। बंधन योग यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है, अब एक और विशेष स्थिति यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा न्यूमरोलॉजी के थ्रू। अगर आप देखेंगे ममता कुलकर्णी की डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 7 है। 7 नंबर केतु का नंबर है। तो ये व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 हो, या जन्म जिसका 7 तारीख को हुआ होता है, 16 को होता है या 25 को होता है, तो वहाँ पर 7 नंबर आता है। 7 नंबर केतु का नंबर होने की वजह से व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग की ओर ले जाता है। अब अध्यात्म मार्ग की ओर ले जाता है, मगर संन्यास लेगा नहीं लेगा वो एक अलग चीज़ है। इसलिए न्यूमरोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस है। न्यूमरोलॉजी आपको किसी व्यक्ति का माइंड सेट बता सकती है, किंतु उसका लाइफ में कब क्या होगा ये नहीं बता सकती। तो यहाँ पर 7 नंबर आ रहा है। इसके बाद आप अभय सिंह की देखिएगा, इसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो यहाँ पर भी 7 नंबर है, केतु। इसके बाद आप हर्षा की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो वहाँ पर भी 7 नंबर है, केतु। तो इन तीनों में एक कॉमन चीज़ है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 आता है, और 7 नंबर केतु का होने की वजह से इन तीनों को महाकुंभ ले गया और इन तीनों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया। खैर, मैं फिर भी ममता कुलकर्णी की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण पाया उसको एक मंजिल दी। उन्होंने संन्यास मार्ग को धारण किया, हर्षा की तरह भागी नहीं, क्योंकि हर्षा की कुंडली में तो वो फिलहाल है ही नहीं। लेटर एज में कभी बने तो अलग बात है, वो भी दिखता नहीं है, क्योंकि चंद्र कितना प्रोग्रेशन लेंगे चंद्र का और शुक्र का प्रोग्रेशन भी अगर लेते हैं तो कम से कम वही इसकी 50+ एज बनेगी, तब जाके वो स्थिति बनेगी। मगर मन के ऊपर क्योंकि उतना बड़ा आध्यात्म का प्रभाव नहीं है, जन्मकालीन प्रभाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जन्मकालीन प्रभाव नहीं है तो वो स्थिति बहुत स्ट्रांगली नहीं बनती है। ठीक है, अब एक और चीज़ ममता कुलकर्णी की कुंडली से बहुत ही विशेष है कि इनका अंडरवर्ल्ड से नाम क्यों जुड़ा, क्यों जिस मान सम्मान की वो अधिकारी थी वो उनको नहीं मिल पाया। तो आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में ना गुरु के द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं और शनि के त्रिकोण में राहु बैठे हैं, शुक्र के त्रिकोण में राहु बैठे हैं। किसी भी स्त्री को मान सम्मान तब मिलता है जब उसकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा बली हो, पाप प्रभाव से मुक्त हो। गुरु के द्वितीय भाव में राहु, शुक्र और शनि के त्रिकोण में राहु, मंगल के त्रिकोण में राहु, ये चीज़ें दिखाती है। इस वजह से इस राहु के प्रभाव से, क्योंकि राहु क्या है, दुष्ट व्यक्ति है, मान सम्मान की हानि है, तो इस राहु के प्रभाव से इनके जीवन में उस तरह के लोग आए जो कि इनकी नेम फेम रेस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छे नहीं थे।
तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।